नमस्कार मित्रों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 31 अगस्त 2022 और आज का दिन है बुधवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के वैधानिकता को लेकर क्यों गठित की जा रही है संवैधानिक पीठ, और जानेंगे कि अभी वर्तमान में कितना आरक्षण है। फिर देखेंगे हम कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की क्या कहती है रिपोर्ट। फिर हम देखेंगे पुलिस सुधार से संबंधित कुछ पहलुओं को और बातों को। फिर हम जानेंगे कि खरीफ सीजन को लेकर भारत की क्या है नीति। फिर हम 5G टेक्नोलॉजी से संबंधित पहलुओं को देखेंगे, क्या होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्या हो सकता है इससे फायदा और क्या होते हैं इसके प्रकार। इन सब से संबंधित पहलुओं को देखेंगे हम। 2047 तक कैसे बनेगा भारत विकसित राष्ट्र और किस तरह से उसकी विकास दर रहेगी, इससे संबंधित पहलुओं को हम देखेंगे। तो ये हमारी मुख्य खबर रहेगी। उसके बाद हम अन्य छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। फिर हम इंदिरा साहनी केस से संबंधित देखेंगे एक बार। फिर आरटीआई से संबंधित कुछ जानकारी को देखेंगे। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित एक वीडियो देखेंगे और आईएनएस विक्रांत से संबंधित देखेंगे। फिर जो वर्तमान समय में जो रिजर्वेशन है उसको देखेंगे और एक बार भारत की मैप का एनालिसिस। तो ये आज का हमारा पूरा विश्लेषण। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। केजरीवाल से बोले अन्ना, आप सत्ता के नशे में डूब गए हैं। कथनी और करनी में फर्क का आरोप लगाया किसने? अन्ना जी ने। किस पे? केजरीवाल जी को लेकर। हजारे ने दिल्ली की आबकारी नीति पर मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कहा आंदोलन से उपजी पार्टी को ऐसी शराब नीति लाने शोभा नहीं देता। अन्ना ने केजरीवाल को लिखा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए ऐतिहासिक लोकपाल और लोकायुक्त आंदोलन हुआ था। मुख्यमंत्री बनने के बाद आप लोकपाल और लोकायुक्त कानून को भूल गए हैं, ऐसा अन्ना जी ने आरोप लगाया है। किस पर? दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल पर। तो अन्ना कौन थे? तो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। अब चलते हैं हमारी महत्वपूर्ण खबर पर। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधानिकता पर सुनवाई करेगा संविधान पीठ। तो कहीं न कहीं जो 2019 में जो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो 10% का आरक्षण किया गया था जनरल श्रेणी के लिए, तो उसी की वैधानिकता को कहीं न कहीं चुनौती दी गई थी। तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट 6 सितंबर को तय करेगा सुनवाई की रूपरेखा। 13 सितंबर से नियमित होगी सुनवाई। तो कहीं न कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ के समक्ष लंबे समय से जो संबंधित मुकदमों की सुनवाई का एक तरह से निर्णय लिया है। तो सबसे पहले कहीं न कहीं जो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की जो वैधानिकता के मुद्दे पर उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी का जो फैसला दिया है। जो कहीं न कहीं जो 13 सितंबर से जो सामान्य श्रेणी के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने के मामले की सुनवाई करेगी। कहीं न कहीं जो ईडब्ल्यूएस के लिए जो आरक्षण केंद्र सहित ज्यादातर राज्यों में लागू हो चुका है। याचिकाओं में कहीं न कहीं जो 103वें संविधान संशोधन कानून 2003 की वैधानिकता को मुख्य तौर पर आरक्षण की 50% सीमा पार होने और आरक्षण का आधार सिर्फ आर्थिक होने के आधार पर चुनौती दी गई है। तो याचिका में कहीं न कहीं जो इंदिरा साहनी के 1992 के फैसले को आधार बनाया गया है और यही संविधान पीठ कहीं न कहीं धर्म के आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर भी सुनवाई करेगी। इसमें आंध्र प्रदेश में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण देने के वैधानिकता का मुद्दा भी कहीं न कहीं शामिल है। जो हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की मुसलमानों को आरक्षण देने की जो वादा जो कानून था उसे रद्द कर दिया था, जिसके विरुद्ध कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। तो हम अभी देखेंगे कि जो इंदिरा साहनी का केस था वो क्या था और उसमें किस प्रकार प्रावधान किए गए थे। पहले देखते हैं कि जो प्रेजेंट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन क्या है। तो कहीं ना कहीं जो ओबीसी के लिए 27% है और एससी के लिए 15% और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 7.5%। जो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन
परसेंटेज होता है वो कितना होता है 49.5%। और जो यहाँ याचिका दायर की गई है वो किसको लेकर दायर की गई कि जो 50% सीमा को पार करके चले गई। क्यों? क्योंकि यहाँ जो EWS उसको आरक्षण देने पर ये कितना हो जाएगा 59.5% हो जाएगा। तो उसी को लेकर, और दूसरा है कि उसके आर्थिक आधार को लेकर भी कहीं ना कहीं जो ये याचिका लेकर दायर की गई और उसकी वैधानिकता पर कहीं ना कहीं एक तरह से सवाल उठाए गए। तो अब हम देखते हैं कि जो इंदिरा साहनी का केस था वो क्या था। तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे कहीं ना कहीं मंडल वर्डिक्ट यानी मंडल का फैसले के नाम से भी जाना जाता है, कहीं ना कहीं एक तरह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू कहीं ना कहीं ये याचिका दायर की गई थी। तो पहले हम थोड़े से फैक्ट्स को जान लेते हैं कि तो संविधान ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को मान्यता दी, लेकिन आर्थिक पिछड़ेपन को नहीं दी। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये याचिका दायर की गई कि संविधान ने आर्थिक पिछड़ेपन को आधार नहीं बनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार की नौकरियों में OBC के लिए अलग आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन इन्हें क्रीमीलेयर यानी पिछड़े वर्ग का अगड़ा वर्ग यानी जिसकी निश्चित आय से ऊपर होने पर उसे कहीं ना कहीं बाहर कर दिया जाएगा आरक्षण का लाभ उठाने से। किसी भी बिंदु पर आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अभी जो आरक्षण है कहीं ना कहीं वो 50% से ऊपर यानी 59.5% हो गया है। जो 1980 में, जब ये बहस कब की बात होती है 1980 में, जब BP मंडल की अध्यक्षता वाली दूसरी पिछड़ा वर्ग समिति ने इसे प्रस्तुत किया। कहीं ना कहीं रिपोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5% आरक्षण की सिफारिश की थी। किसने? BP मंडल की अध्यक्षता वाली समिति ने। कहीं ना कहीं जो पुनः कार्य एक दशक के बाद कहीं ना कहीं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कहीं ना कहीं जो 27% का आरक्षण उसे लागू कर दिया गया था 1991 में। तो जो याचिकाकर्ता जो इंदिरा साहनी ने आदेश के खिलाफ कहीं ना कहीं अपने जो 3 मुख्य तर्क दिए थे वो क्या थे? तो उन्होंने कहा था कि आरक्षण के विस्तार से अवसर की समानता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन किया गया है। दूसरा, जाति पिछड़ेपन का विश्वसनीय सूचक नहीं थी। तीसरा, सार्वजनिक संस्थाओं की दक्षता कहीं ना कहीं इससे घटी है। तो इस तरह से उन्होंने इसके पक्ष में या तर्क दिए थे अपने, जो ये आरक्षण लागू किया गया था। 1992 में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शासन ने जो आरक्षण की व्यवस्था की थी उसको बरकरार रखा। और कहीं ना कहीं जो संविधान में भी जो शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन का आधार था उसी के आधार पर इसे कहीं ना कहीं वैधानिकता दी गई थी। केंद्र सरकार ने OBC के लिए कहीं ना कहीं जो 27% आरक्षण को लागू किया था। और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से क्रीमी लेयर का भी दिया था कि अगर किसी व्यक्ति की जो 8 लाख से यदि ऊपर इनकम होती है तो उसे कहीं ना कहीं जो आरक्षण का फायदा है उससे वंचित कर दिया जाएगा। और जो यहाँ पे संविधान में मुख्य रूप से कहीं ना कहीं आर्थिक की बात नहीं की गई थी, केवल सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की बात की थी। और जो मोदी सरकार ने 2019 में कहीं ना कहीं जो 103वां संशोधन लाकर कहीं ना कहीं संविधान में एक आर्थिक पिछड़ेपन को भी कहीं ना कहीं ऐड कर दिया था, ताकि कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है इस आधार पर 10% जो आरक्षण है उसको रद्द न करे कि संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन का कोई आधार ही नहीं है। तो पहले सरकार ने संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन को ऐड किया, फिर 10% का आरक्षण लाया, ताकि सरकार जो ये संविधान संशोधन किया है इसको रद्द ना कर सके। अभी हाल ही में NCRB ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहीं ना कहीं जो तेज गति व लापरवाही से होते हैं करीब 60% सड़क हादसे। तो कहीं ना कहीं जो देश में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं से 1.5 लाख से अधिक लोग जान गंवा देते हैं। सड़क हादसों की बढ़ती संख्या और इनसे होने वाली मौतों का आंकड़ा चिंताजनक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की ताजा रिपोर्ट के अनुसार तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण लगभग 60% सड़क हादसे होते हैं। तो अभी हम इसी रिपोर्ट पर थोड़ा आगे विस्तृत विश्लेषण करेंगे। 2047 तक $10,000 हो सकती है प्रति व्यक्ति आय। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने कहा कि अगले 25 साल तक कहीं ना कहीं जो विकास दर है वो 7 से 7% रहने का
और भारतीय अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं 20 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। और इसी से संबंधित हम आगे जो पढ़ेंगे कि किस तरह से भारत 2047 तक प्रति व्यक्ति आय $10,000 तक जा सकती है, जो अभी कहीं न कहीं $25,000 से भी कम है। अफगानिस्तान में आईएस की शक्ति बढ़ने से खतरा, भारत। तो कहीं न कहीं जो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि अफगानिस्तान में आतंकी संगठन आईएसआईएल के की मौजूदगी व क्षमता बढ़ गई है। पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा व जैश ए मोहम्मद जैसे प्रतिबंधित संगठनों से इनके संबंध और अन्य आतंकी समूह को भड़काने भड़काऊ बयान क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। तो प्रधानमंत्री खुद वहन करते हैं अपने भोजन का खर्च। तो हमारे लिए यहाँ किस प्रकार ये खबर महत्वपूर्ण होती है कि जन सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई के तहत मांगी सूचना में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने यह जानकारी दी कि जो प्रधानमंत्री अपने भोजन पर स्वयं खर्च करते हैं, सक्षम व्यक्तियों को भी अपना कार्य स्वयं करना चाहिए और अपने खर्च स्वयं वहन करना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तो अब हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण होता है कि आरटीआई क्या है, कब लाया गया था और इससे नागरिकों को क्या अधिकार मिले हैं। तो जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, तो कहीं ना कहीं 2005 में इसे अधिनियमित किया गया था। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाले राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि सूचना को जनता के समक्ष रखने और जनता को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है इस कानून के तहत। इसकी थोड़ी इतिहास यानी पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। कोई कहीं ना कहीं हमारे अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 250 वर्षों तक शासन किया और इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 बनाया, जिसके अंतर्गत सरकार को यह अधिकार हो गया कि वह किसी भी सूचना को गोपनीय कर सकती थी। और संविधान में कहीं न कहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है और संविधान निर्माताओं ने भी कहीं न कहीं संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं किया था और न ही अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जो शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को संशोधन किया। तो कहीं न कहीं जो इस गोपनीयता संशोधन जो गोपनीय अधिनियम था 1923 वाला, इसका लाभ उठाकर कहीं न कहीं सूचनाओं से जो सरकार थी उन सूचनाओं को छुपाती थी और इसी से संबंधित फिर शुरुआत होती है सूचना के अधिकार के प्रति कुछ सजगता। वर्ष 1975 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष राज नारायण से हुई और कहीं न कहीं मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि न्यायालय अपने आदेश में लोक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्यों का ब्यौरा जनता को प्रदान करने की व्यवस्था किया जाए और इस निर्णय ने नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाकर सूचना के अधिकार को शामिल किया। फिर चलते हैं कि सूचना के अधिकार की मांग राजस्थान से प्रारंभ हुई। सूचना में राज्य में सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक में एक जन आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS द्वारा अरुणा राय की अगुवाई में भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम के रूप में हुई थी। तो कहीं ना कहीं फिर यहीं से शुरुआत होती है इस चीज की, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। अब इसमें क्या अधिकार मिलते हैं हमको, तो हम वो देख लेते हैं। रिकॉर्ड, दस्तावेज, ईमेल, विचार, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, ठेके सहित कोई भी उपलब्ध सामग्री निजी निकाय से संबंधित तथा किसी लोक प्राधिकरण द्वारा उस समय के प्रचलित कानून के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है। तो सूचना के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु आते हैं। तो कार्यों, दस्तावेजों या रिकॉर्ड का निरीक्षण। दूसरा है दस्तावेज या रिकॉर्ड की प्रस्तावना, सारांश, नोट व प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना।
सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, प्रिंट आउट, डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेटों के रूप में या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में जानकारी प्राप्त की जा सकती। तो इस तरह से ये हमें अधिकार मिले थे इससे। इस तरह से ये हमारे लिए इस तरह से महत्वपूर्ण होती है खबर। अब चलते हैं हम हमारी अगली खबर। तो यातायात सुगम बनाने को वैकल्पिक कार्य योजना बनाए पुलिस। तो कहीं न कहीं जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा कर अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की और उन्होंने कहा कि दोष सिद्धि दर को बढ़ाने और आपराधिक न्याय प्रणाली को फोरेंसिक जांच के साथ एकीकृत करने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही यातायात जाम के परंपरागत हॉटस्पॉटों की पहचान कर इंफ्रास्ट्रक्चर व सिग्नल प्रणाली को पूर्ण रणनीति पर विचार करना चाहिए और यातायात संचालन को सुगम बनाने के लिए वैकल्पिक कार्य योजना बनाई जा सकती है। निगरानी अपराध को रोकने व जांच में पुलिसिंग का प्रमुख अंग है और G20 सम्मेलन की कहीं न कहीं सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। यहाँ फोरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें सजा 6 साल से अधिक है कि कहीं न कहीं जो सजा दर बढ़ाई जा सकती है और उनकी कहीं न कहीं जो 6 साल से अधिक है, उनकी जो फोरेंसिक जांच है वो अनिवार्य कर दी गई और आपराधिक न्याय प्रणाली को फोरेंसिक जांच के साथ एकीकृत किया जा सके और ऐसे अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य और कानूनी बनाने का निर्णय भी गृह मंत्री ने कहीं न कहीं निर्देश दिए हैं। तो अब ये हमारे लिए किस लिए महत्वपूर्ण होती है कि किस तरह से एक तरह से जो पुलिस की एफिशिएंसी है उससे बढ़ाया जाए, किस तरह से सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जाए और जो कानूनों में पेंडेंसी है केसों की उसको किस तरह से कम किया जाए और जो गवाह आते हैं कोर्ट में गवाही देने के लिए वो अपनी बातों से मुकर जाते, तो हमें उनके ऊपर न रहकर कहीं न कहीं जो फोरेंसिक के द्वारा जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाएंगे तो वो कहीं न कहीं एक तरह से साइंटिफिक रहेंगे और उनके आधार पर जो जज होंगे उनको निर्णय देने में भी सहूलियत होगी और इससे कहीं न कहीं समय बचेगा और जल्दी निर्णय दिए जा सकेंगे और कहीं न कहीं इससे जो एक डाटा बनाया जाएगा ऑल इंडिया का, जिसमें कहीं भी अपराध होता है तो उससे संबंधित जानकारी है, तो उस नेशनल जो राष्ट्रीय स्तर पर जो डाटा एकत्रित किया गया है उससे कहीं न कहीं मैच कराकर हम अपराधी का पता लगा सकते हैं कि ये अपराध कब किया था, किसने किया था और इसका बैकग्राउंड क्या है, पहले भी क्या ऐसे केस हुए हैं तो किसने किए हैं। तो इस तरह से कहीं न कहीं दोष सिद्धि दर को भी बढ़ाया जा सकता है और कहीं न कहीं जो न्याय प्रणाली है उसको भी मजबूती प्रदान किए जा सकती है। तो इस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। अरुणाचल पर कहीं न कहीं जो चीन के दावे को जर्मनी ने जाति बताया, तो कहीं न कहीं जो भारत में जो जर्मनी के नवनियुक्त राजदूत ने कहीं न कहीं जो भारत की सीमा पर चीन का जो अतिक्रमण है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उल्लंघन बताया है। तो जर्मनी की नई सरकार का भारत की तरफ झुकाव है, तो हमें इस तरह से देखना है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से खबर किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकती है। तो कहीं न कहीं जो नई सरकार है कहा कि जर्मनी की, उसका भारत की तरफ स्पष्ट झुकाव है। व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की काफी संभावना है और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर दोनों पक्ष व्यापक सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है। एक तरह से हम देखेंगे हम INS विक्रांत से संबंध। तो PM मोदी INS यानी इंडियन नेवल शिप विक्रांत को नौसेना में करेंगे शामिल। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया गया है। तो विशेषकर भारत की सामरिक क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है इसका मकसद। कहीं न कहीं समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है और जो समुद्र में जो लगातार चुनौतियां बढ़ रही है उनको किस तरह से कम किया जाए या उनका सामना किया जाए। तो विक्रांत कहीं न कहीं अत्याधुनिक स्वचालित विशेषताओं से लैस है और ये देश के सामुद्रिक इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विशाल पोत है। तो अब इससे संबंधित हम एक वीडियो देखेंगे। India's first aircraft carrier INS Vikrant will be commissioned into the Navy at an event in Kochi on September 2. The event will be attended by Prime Minister Narendra Modi.
The aircraft is built at a cost of around 20,000 crore. INS Vikrant completed the fourth and final stage of sea trials last month. Vikrant is the largest warship to have ever built in India and the first indigenously designed and built aircraft carrier for the Indian Navy. It will contribute in ensuring peace and stability in the Indo-Pacific and Indian Ocean region. The warship has over 2,300 compartments designed for a crew of around 1,700 people, including specialized cabins to accommodate women officers. Vikrant has a top speed of around 28 knots and a cruising speed of 18 knots with an endurance of about 7,500 nautical miles. It is 262 meters long, 62 meters wide, and it has a height of 59 meters. The commissioning of INS Vikrant will not only make India enter an elite group of nations capable of manufacturing aircraft carriers above 40,000 tons category, but it will also reflect the country's unity and diversity. Well, what's your take on warship INS Vikrant? Do let us know in the comment section, and for more such latest news and updates, do like and subscribe to our channel India.com. अब चलते हैं हमारी अगली खबर। तो खरीफ सीजन में 519 लाख टन धान की होगी सरकारी खरीद। तो धान उत्पादक राज्यों के खास सचिवों की बैठक में तय किया गया धान की खरीद का लक्ष्य। चालू सीजन में 13.70 लाख टन मोटे अनाज की खरीद का प्रस्ताव रखा गया है। किसानों को ऑनलाइन किया जाएगा भुगतान। तो चालू खरीफ सीजन के दौरान कहीं ना कहीं जो सेंट्रल पूल के लिए कुल 519 लाख टन की धान की सरकारी खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो पहले था वो कहीं ना कहीं 509 लाख टन का था। खरीफ मार्केटिंग सीजन के दौरान होने वाली खरीद को पूरी तरह मैकेनाइज्ड किया जाएगा। सरकारी खरीद के लिए बैंकों से जहां कम ब्याज दर पर उधारी ली जाएगी, वहीं खरीद की लागत में कमी लाने का भी फैसला किया गया है। धान की खरीद में क्वालिटी कंट्रोल पर भी विशेष फोकस रहेगा। मोटे अनाज की खरीद का पर भी इस बार प्रस्ताव रखा गया है। धान की पैकेजिंग का पर भी फोकस है। खरीफ सीजन में धान व अन्य उपज की सरकारी खरीद की तैयारी पर भी कहीं न कहीं इस तरह से विशेष बैठक हुई है किनकी सचिवों की, जिनमें सारे राज्यों के कहीं न कहीं सचिव आए हैं। और धान की क्वालिटी पर विशेष जोर रहेगा और किसानों को उनकी उपज का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन, मोटे अनाज की उपयोगिता बढ़ी है और जलवायु परिवर्तन से संबंधित कहीं न कहीं चिंताएं भी बढ़ी हैं। और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। जलवायु परिवर्तन के चलते गेहूं व धान की खरीद के प्रभावित होने का खतरा है, जिससे मोटे अनाज को एक तरह से सुपर फूड की तरह श्रेणी में शामिल किया गया है। और इस तरह से किस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए हम हमारी फूड सिक्योरिटी को और बढ़ा सकते हैं। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है और चावल के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी करीब 40% है। तो इस तरह से ये खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। अकेले दम काम करता है स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क। तो अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सोमवार को अपनी AGM में घोषणा की कि 5G सेवा दिवाली तक शुरुआत कर दी जाएगी। कंपनी ने सेवा के लिए एक टर्म का प्रयोग किया है जिसे स्टैंड अलोन 5G कहते हैं। तो हम जानेंगे कि स्टैंड अलोन 5G आखिर क्या है और किस तरह से यह उपभोक्ता और सेवा प्रदाताओं के लिए लाभप्रद साबित हो सकता है। तो 39% हिस्सेदारी है 5G मोबाइल फोन की 20,000 से 30,000 रुपए वाली श्रेणी में। 10% माफ कीजिए 10 Gbps यानी गीगाबाइट पर सेकेंड तक अधिकतम इंटरनेट स्पीड 5G सेवा से मिल सकती है। और 4G में यह 100 Mbps है यानी मेगाबाइट पर सेकेंड है। तो दो तरह के हैं 5G नेटवर्क। तो 5G सेवा में प्रमुख रूप से दो प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। एक है स्टैंड अलोन और दूसरा है नॉन स्टैंड अलोन। फिलहाल जियो स्टैंड अलोन नेटवर्क का प्रयोग करके ने की मतलब तैयारी कर रहे हैं। स्टैंड अलोन नेटवर्क में
5G सेवा पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं और इसके लिए कंपनी को कहीं न कहीं जो ये स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। कंपनी को पूरी बुनियादी ढाँचा बनाना पड़ता है। ये कंपनी की 4G सेवा से पूरी तरह अलग होगी। अब लागत और समय का अंतराल देख लेते हैं। क्योंकि नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क पहले से चल रही 4G सेवा से संबंध होता है और इसके लिए अलग से ढांचा बनाने में खर्च नहीं करना पड़ता है और स्टैंड अलोन नेटवर्क में कंपनी पूरी तरह सेटअप बनाने के लिए भारी रकम खर्च करनी पड़ती है और साथ ही समय भी अधिक लगता है क्योंकि सारा कार्य नए सिरे से किया जाता है। इस कारण जियो ने 5G सेवा के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के में भारी निवेश किया है। तो क्षमता देख लेते हैं कि जो 4G जो स्टैंड अलोन है और जो नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क में एक बड़ा अंतर होता है क्षमता का। और जो सबसे ज़्यादा क्षमता होती है वो किसकी होती है? स्टैंड अलोन नेटवर्क की क्षमता होती है क्योंकि इसके लिए अलग से पूरी तरह से बुनियादी ढांचा बनाना पड़ता है और कहीं न कहीं जो ये 4G मतलब जो नॉन स्टैंड अलोन है उससे कहीं न कहीं जो 5G सेवा की जो क्षमता है, गुणवत्ता है उसमें भी सुधार आता है और डिवाइस का भी फ़र्क पड़ता है। अब देख लेते हैं कि एक अंतर मोबाइल डिवाइस पर भी कहीं न कहीं सेवा की अनुकूलता का असर पड़ता है। फ़ोन को यदि जो स्टैंड अलोन नेटवर्क की 5G सेवा लेना है तो उसे कहीं न कहीं जो फ़ोन निर्माताओं को डिवाइस में कुछ संशोधन करने पड़ेंगे और 5G मोबाइल की संख्या भी बढ़ रही है दिन पर दिन। अब देख लेते हैं कि जो 5G से क्या लाभ मिलेगा। तो 5G से उपभोक्ताओं को सर्वाधिक लाभ इंटरनेट की स्पीड से होगा। 5G पर सर्वाधिक इंटरनेट स्पीड 10 गीगाबाइट प्रति सेकंड यानी जीपीबीएस यानी गीगाबाइट पर सेकंड हो सकती है। 4G में से यह 100 मेगाबाइट की प्रति सेकंड होती है। यानी मतलब 2 पिक्चरों या 3 पिक्चरों को हम मतलब 5 पिक्चरें अगर 2 जीबी की हुई तो केवल हम उसको कितने 5 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। एक बड़ा अंतर होता है लेटेंसी का, यानी लेटेंसी का मतलब होता है किसी डिवाइस द्वारा डाटा भेजने के लिए लिया गया समय से होता है। जितनी कम लेटेंसी होगी उतनी ही जल्दी डाटा जो भेजे गए हैं उस पर प्रतिक्रिया मिल सकती हैं। 5G नेटवर्क के बिना मतलब बिजी होने की समस्या से भी कहीं न कहीं राहत मिलेगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अत्याधुनिक तकनीकों में भी कहीं न कहीं इसका लाभ प्रमुख तरह से हैं। तो हम एक बार इंटरनेट ऑफ थिंग्स को देखेंगे। We are about to wake up to a new world. The world of the Internet of Things. Don't worry. It just means that objects will be able to speak to each other. They'll do our work for us. And look after us. Now, isn't that a nice react to our movements? Now, isn't that a nice thought? They'll be able to react to our movements. They'll understand when we want some peace and quiet, or when we want to get information and news, or just have a nice breakfast. In fact, the Internet of Things already exists. Many everyday objects are already part of it, some a bit too much. Intelligent objects will improve our interaction with the environment and our work. And as they're intelligent, why not have them do some work on our behalf? So we can concentrate on what we enjoy. Meanwhile, the objects will collect data and take care of us. And that's not all. The Internet of Things will help us save money. Do the shopping. Avoid lines. All lines. Step by step, the Internet of Things is on its way. We're working on it at this very moment. How about... तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस तरह से जो हम मैनुअल काम करते हैं उसको कम कर देगी और किस तरह से जो काम है वो आसान और सुगम हो जाएंगी और इससे जो समय लगता था उसकी भी बचत होगी। अब चलते हैं
बिजनेस से संबंधित खबर पर। 2047 तक $10,000 हो सकती हैं प्रति व्यक्ति आय। तो कहेंगे जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जो ESC PM के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने कहा कि अगले 25 साल में जो विकास दर है वो 7 से 7.5% रहने पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था 20 ट्रिलियन हो सकती है और 2047 तक जो प्रति व्यक्ति आय है वो $10,000 तक जा सकती हैं और अभी वर्तमान में 25,000 जो $2,500 से भी कम है प्रति व्यक्ति आय और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है और हाल ही में यानी वर्तमान में $2.7 ट्रिलियन है भारत की अर्थव्यवस्था जो 6ठे नंबर पर आती है और विकासशील की श्रेणी में भारत की स्थिति होती है। तो जिससे कहीं ना कहीं जीवन की सुगमता, कारोबार की सुगमता पर आधारित कहीं ना कहीं जो सतत विकास का मॉडल पेश करेगा और कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और निवेश से कहीं ना कहीं भारत ये लक्ष्य हासिल कर सकता है और चीन के विकल्प के तौर पर भी उभर रहा है भारत। चीन के जो इकोनॉमी के समक्ष एक के बाद एक नई चुनौतियां आती जा रही हैं और इन चुनौतियों की वजह से भारत वैश्विक सप्लाई चेन में एक मजबूत विकल्प के तौर पर स्थापित होने की क्षमता रखता है। विकास दर और महंगाई के मुकाबले में भी भारत की अन्य देशों के तुलना में मजबूत स्थिति है और एप्पल ने भी कहीं न कहीं अपने iPhone 14 का उत्पादन भारत में जो एप्पल कंपनी है कहीं न कहीं वो अपना iPhone 14 भी कहीं न कहीं जो उसका हब है भारत में लगाने का योजना बना रही है और जिससे कहीं न कहीं भारत को निर्यात हब के रूप में एक पहचान मिल सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर पर। 250 कंपनियां बेचेंगे सिंगल ब्रांड फर्टिलाइजर, किसानों का भी फायदा। तो मल्टी ब्रांड से अपने उत्पाद बेचने की होड़ में किसानों को चूना लगाने वाली फर्टिलाइजर कंपनियों पर वन नेशन वन फर्टिलाइजर की स्कीम के तहत कहीं ना कहीं एक तरह से शिकंजा मिलेगा और जो सिंगल ब्रांड भारत फर्टिलाइजर बेचना शुरू कर देगी ये कंपनी और इससे कहीं ना कहीं जो फर्टिलाइजर की पैकेजिंग एक समान होगी और यूरिया है, DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी NPK, म्यूरेट ऑफ पोटाश, इन सबको कहीं की एक तरह से सिंगल ब्रांड यानी भारत फर्टिलाइजर्स के नाम से बेचेगी और दूसरा कहीं ना कहीं इससे खाद की जो पूरी बिक्री पॉइंट ऑफ सेल की मशीन के माध्यम से हो सकती है जिससे और कहीं ना कहीं मशीनों को आधार नंबर से भी जोड़ेगी जिससे जल्दी से जल्दी किसानों के जो ये खाद है वो पहुंच सके और दूसरा है किसानों के लैंड रिकॉर्ड भी जोड़े जाएंगे जिससे उनकी जरूरत के हिसाब से उन्हें फर्टिलाइजर मुहैया कराया जा सके और जो फर्टिलाइजर पर मिलने वाली सब्सिडी का भुगतान भारत सीधे कंपनियों को करेगी जिससे किसानों को सस्ते लाभ पर खाद मिल सके और इस सब में कहीं ना कहीं गुणवत्ता भी समान होगी। दूसरा है प्राकृतिक गैस और कच्चे माल का मूल्य बढ़ जाने से फर्टिलाइजर के लिए मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगी है। तो कहीं ना कहीं यह तो हमारे लिए एक चुनौती भी बनी हुई है। जलवायु संकट के लिए दक्षिण एशिया हॉटस्पॉट गुटेरस जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने मंगलवार को कहा कि दक्षिण एशिया जलवायु संकट के लिए हॉट स्पॉट है और ग्लोबल वार्मिंग से कहीं न कहीं विनाशकारी स्थितियां उत्पन्न होने लगी और हाल ही में जो पाकिस्तान में बाढ़ आई है उसका इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि यदि हम समय रहते जलवायु पर जो संकट है उससे सभी देशों ने मिलकर काम नहीं किया तो ये जो समस्या और विकराल हो सकती है। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को स्वीकृति दी थी यानी 1956 में आज ही भारत के जो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को अपनी स्वीकृति दी थी जिसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम के रूप में जाना जाता है और आज़ादी से पहले 500 अलग अलग रियासतें थी और राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू कर देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में संगठित कर दिया गया है। थॉमस अल्वा एडिसन ने काइनेटोस्कोप का पेटेंट किया था। तो ये क्या था? एक फिल्म प्रोजेक्टर था।
तो हम अब ये एक बार भारत की मैप का एनालिसिस करेंगे। एक बार हम ये देख लेते जो एनसीआरबी की रिपोर्ट थी उसमें क्या कहा गया है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की जो ताजा रिपोर्ट है उसमें कहीं न कहीं जो मार्ग दुर्घटनाओं, तेज गति, लापरवाही और जो कहीं न कहीं ये मौत की वजह बनी है, तो उनमें कहीं न कहीं दोपहिया वाहनों की, सड़क दुर्घटनाओं की, जो किस स्थिति में मतलब इनसे मौतें हुई हैं, किस कारण से हुई है। तो यहाँ एक रिकॉर्ड दिखाया हुआ है 2021 के लिए कहीं न कहीं ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो इसमें कहीं न कहीं जो लोगों की जानें वो ट्रक, लॉरी जैसे भारी वाहनों के कारण हुई है। तो अब ये आंकड़े जैसे अब इतने आंकड़े याद रखना तो मुश्किल है, लेकिन हम जान सकते हैं कि सड़क हादसे की दुर्घटना के कारण क्या है। तो कहीं न कहीं तेज गति से वाहन चलाना, लापरवाही, ओवरटेकिंग, मार्ग दुर्घटनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में और रिहायशी शहरी इलाकों में इतना मतलब प्रतिशत दे रखा है। तो अब हमें ये ज़्यादा इस हिसाब से फोकस करना है हमारा एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि क्या वजह है जो इतनी जो एनसीआरपी का आंकड़ा कहता है कि मौतों की वजह क्या है। तो तेज गति से वाहन चलाना, लापरवाही से वाहन चलाना, कहीं न कहीं सर्वाधिक और जो ओवरटेकिंग करना, नशे की धुन में शराब मतलब गाड़ी चलाना। तो इसमें दिखाया गया है कि तेज गति के कारण दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौतें तमिलनाडु में हुई, फिर दूसरी कर्नाटक में होती है, फिर लापरवाही से वाहन चलाने से मौत सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ही नशे के कारण सड़क हादसों में सबसे अधिक प्रतिशत है। दुर्घटनाओं में शराब पीकर वाहन चलाना, खराब मौसम, वाहन में तकनीकी खराबी, नशे में ड्राइविंग के कारण मार्ग दुर्घटनाओं में कमी मतलब बढ़ोतरी हुई है। और कहीं न कहीं जो हादसे हैं, कहीं न कहीं कॉलेज है, शिक्षण संस्थानों के पास भी हुए हैं। दूसरा है कि आपराधिक मामलों में महाराष्ट्र नंबर 1। तो देश में भारतीय दंड संहिता आईपीसी में कहीं न कहीं महाराष्ट्र में जो आपराधिक जो केस है वो सबसे ज़्यादा दर्ज किए गए हैं। मेट्रो शहर मुंबई में हर दिन कम से कम 174 मामले दर्ज किए गए हैं। मुंबई में आपराधिक मामले में 27% की वृद्धि हुई है और केसों की संख्या प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर दर्ज की गई है। दंगे हैं, नक्सली प्रभावित हैं। तो अब हमारे लिए यहाँ किस तरह से महत्वपूर्ण होती है कि एक तो मौतों की वजह क्या होती है, इसका प्रभाव क्या होता है, किस तरह से हम इससे निपट सकते हैं और किस तरह से इन आंकड़ों का प्रयोग करते हैं हम आगे जो हमारी जो विकास की नीतियाँ हैं उनको स्वरूप दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये कवर देखनी है कि किस तरह से जो ज़्यादा मौतें हो रही तमिलनाडु में, कर्नाटक में हो रही, इधर मुंबई में हो रही। तो ये तो जो राज्य थोड़े विकसित राज्य तो यहीं सबसे ज़्यादा ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं। और दूसरा है कि जो शराब है वो भी कहीं न कहीं घटनाओं के कारण बन रहे हैं, तेज़ गति, लापरवाही। तो ये कुछ ऐसे कारण मतलब ऐसी वजह भी हैं जिन पे हम अपने लेवल पर सुधार करके कहीं न कहीं जो दुर्घटना हो उनको रोक सकते हैं। अब हम एक बार भारत के मैप का एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारा प्यारा भारत। तो हम ऊपर से शुरुआत करते हैं। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल और ये जा रही है कौन सी इंडस नदी यानी सिंधु नदी, और ये पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान, और यही अफगानिस्तान आ गया। ये श्रीनगर और ये कहीं ना कहीं पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये कहीं ना कहीं चीन ने यहाँ कब्जा किया हुआ है। ये ऊपर तिब्बत, ये नेपाल, भूटान, इधर म्यांमार आ गया, इधर बांग्लादेश आ गया। ये हमारे पड़ोसी देश हो गए। और बांग्लादेश से कहीं न कहीं सीमा के साथ-साथ जो समुद्री सीमा है वो भी साझा हो रही है। इधर पाकिस्तान के साथ हो रही है, इधर श्रीलंका है, श्रीलंका के साथ हमारी समुद्री सीमा साझा हो रही है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है बीचों-बीच में से, भारत को फिर बांग्लादेश को, और कहीं न कहीं एक तरह से म्यांमार को भी इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही हैं। ये ब्रह्मपुत्र हो गया है और यहीं से ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर कर, ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा, शिलोंग मेघालय की राजधानी, ये ब्रह्मपुत्र फिर बांग्लादेश में एंटर करती हैं। इधर से गंगा, यमुना, जो दिल्ली है किसके किनारे बसा हुआ है, तो यमुना के किनारे। ये अमृतसर, ये उदयपुर राजस्थान वाला क्षेत्र, और ये अहमदाबाद, ये नर्मदा नदी किस साइड जाके गिर रही, तो अरब सागर में जाके गिर रही। नागपुर इसके नीचे की साइड अवस्थित है और भोपाल नर्मदा के ऊपर अवस्थित है। और ये छोटा नागपुर का भटार आ गया। ये गोदावरी नदी, नर्मदा के नीचे गोदावरी, और गोदावरी कहाँ जाके गिर रही है, तो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर रही है। और विशाखापट्टनम गोदावरी से ऊपर अवस्थित है और नर्मदा के नीचे कहीं न कहीं महान नदी अवस्थित आती है, कृष्णा। और गोदावरी और कृष्णा के बीच में हैदराबाद अवस्थित है। ये पश्चिमी घाट आ गए हैं। ये बेंगलुरु है, कावेरी के ऊपर अवस्थित है बेंगलुरु,
और कृष्णा नदी के बीच में, मतलब कृष्णा नदी से नीचे और कावेरी से ऊपर। और कौन से घाट पे आ गया है, तो पश्चिमी घाट पर अवस्थित है। ये गोवा, गोवा की राजधानी पणजी, कोच्चि, इधर लक्षद्वीप आ गए, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अरब सागर। ये चेन्नई पूर्वी घाट पर अवस्थित है एक तरह से। और जो ज्यादातर देखा जाए तो इधर की साइड चौड़ाई ज्यादा है, इधर कम चौड़ाई है। और ये माउथ ऑफ गंगा, ये कलकत्ता, पटना। ये पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो गंगा। कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो गंगा। ये काठमांडू नेपाल, ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में अवस्थित हो गया। ये ढाका बांग्लादेश की राजधानी, जो कहीं ना कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे अवस्थित है। और ये सुंदरवन डेल्टा, ये म्यांमार जिसकी राजधानी रंगून, जिसकी राजधानी नापिते। और ये अंडमान आइसलैंड, पोर्ट प्लेयर, निकोबार। ये नीचे इंडियन ओशन आ गया है। और इसके नीचे शेप कैसा है, त्रिभुज की साइड, त्रिभुज की जैसा आकार है। और ये ढक्कन का पठार इधर नीचे की साइड आ गया है। तो इस तरह से हमको इसको देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कौन से शहर बसे हुए हैं। उदयपुर है, आगरा है, पटना है, अमृतसर है। तो इस तरह से कि हमको मैप को एनालिसिस करना है कि जिससे प्रीलिम्स में हमारे प्रश्न बनते हैं तो हम उनका जवाब दे सके। तो हम एनालिसिस यही समाप्त करते हैं।